नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आप देख रहे हैं SAS स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट बाय सुजीत कुमार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस की GE जिस सभी बच्चों को है वह इस वीडियो को देखना अनिवार्य है, या फिर हमारे मौलिक अधिकार जानने का सभी का अधिकार है। तो इस वीडियो को सभी तक जरूर फैला दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आज हम क्या बात करने वाले हैं वह भी मैं पहले बता देता हूं आपको। अनुच्छेद 72-22, ठीक है, आर्टिकल 72-22 तक हम आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं पहले इस टॉपिकों की चर्चा करते हैं कि 70, 80, 90, 20, 21, 22 आर्टिकल में क्या क्या पढ़ना होती है हमें। तो इन सारे बातों का भी हम बताएंगे। तो आप कॉपी या कलम लेके बैठ सकते हैं और नोट कर सकते हैं हमारी इस वीडियो से आर्टिकल 72-22 के बीच में जो बातें आपको बताई गई है, जो अधिकार आपको दी गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आर्टिकल 70 से। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 70 में है अस्पष्टता का अंत। ठीक है, अस्पष्टता का अंत। दोस्तों आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक रहेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 से 22 में क्या क्या है यह भी मैं पहले बता देता हूँ आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले। 19 में है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 6 अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बताया अभी कि आपको 19 से 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है, किस किस के बारे में मिला हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको विस्तार से देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना। सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 20 की, अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 17 में घोषणा इस प्रकार से किया गया है, अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निश्चित किया जाता है। अस्पष्टता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 35 संसद के यह शक्ति देता है कि वह अस्पष्टता के आचरण हेतु दंड निर्धारित करने के लिए विधि का निर्माण करे। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 का निर्माण किया। ठीक है, 1976 में इस अधिनियम में संयोजन किया गया तथा इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है, आगे चलकर 1989 में संसद में अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न विवरण अधिनियम 1989, सेक्सुअल कास्ट्स एंड सेक्सुअल ट्रिब्स प्रेडिकेशंस ऑफ एस्ट्रोसिस एक्ट 1989 भी पारित किया, जो 1955 और 1976 के कारणों की तुलना में ज़्यादा व्यापक और कठोर है। प्रचलित भाषा में इसे एस्ट्रोसिस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने 2012 में स्वीकार किया कि अपराध सिद्धि की दर के मामले में एस्ट्रोसिस एक्ट भी प्रायः विफल रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत घोषणा करता है। उपाधि एक ऐसी संज्ञा है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी होती है और उसे जनसाधारण की तुलना में विशिष्ट सिद्ध करती है। इंग्लैंड में ड्यूक, नाइट, अर्ल तथा ब्रेन जैसी उपाधियां दी जाती है। भारत में भी स्वतंत्रता पूर्व के दौर में उपाधियां जैसे सर, हिग, हाइनेस, राम बहादुर, राम साहब, राजा और दीवान बहादुर, ऐसी उपाधि आमतौर पर वंशानुगत होती है तथा समाज में विषमता पैदा करती है। ठीक है, यह अनुच्छेद निम्नलिखित प्रकार का अधिकार मिलने की बताता है उपाधियाँ।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। सेना या विद्या अकादमिक संबंधित सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, राज्य जो है और सेना या विद्या के संबंधित सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य मतलब कि स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 2 में है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि विदेश से आप कोई जो मिलेगा आपको वह नहीं स्वीकार कर सकते हैं उपाधि विदेश से। ठीक है, आर्टिकल 18 की 3 में दिया गया है, कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा है, राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 18 का 4 में है, ऐसा व्यक्ति भारतीय या विदेशी जो राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर या ट्रस्ट पर है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार या उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, वर्ष 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने 4 अलंकार देने की व्यवस्था शुरू की, जिन्हें हम लोग कहते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री कहा जाता है। ठीक है, इसमें भारत रत्न कला, साहित्य या विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए की गई विशिष्ट सेवाओं, जिनमें सरकारी सेवकों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है, के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस सम्मान की काफ़ी विरोध होने लगा। कहा जाने लगा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होता है। ठीक है, सन 1970 में जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना तो इन सभी अलंकारों को देना बंद कर गया, परंतु सन 1980 में इंदिरा गांधी के सत्ता में लौटने के बाद यह परंपरा फिर से शुरू हो गई। ठीक है, इस न्यायपालिका में चुनौती दी गई बालाजी राधाधन बनाओ भारत सन 1996। ठीक है, न्यायपालिका के विधेय देते हुए कहा कि उपाधियों और पुरस्कार में अंतर होता है। न्यायालय के अनुसार समानता का अभिप्राय नहीं है कि विशिष्टता या गुणवत्ता का सम्मान न किया गया। न्यायालय ने इन सम्मानों को पुरस्कार बताया, उपाधि नहीं। न्यायपालिका ने यह भी कहा कि इन अलंकारों से सम्मानित व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वे इन सम्मानों को उपाधि की तरह अपने नाम के पहले या बाद में प्रमुख करें। ठीक है, या माने कि आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं अब, अनुच्छेद 19 से 17 और 18 हमने पढ़ लिया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के समूह को स्वतंत्रता का अधिकार शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। इन चारों अनुच्छेदों की विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार से है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है, अब देखते हैं पहले। अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं क्या है, वह अन्य स्वतंत्रताएं देखते हैं पहले। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। इसमें नागरिकों को प्रदान की गई 6 स्वतंत्रताएं का उल्लेख है। संविधान के निर्माण के समय इसमें 7 स्वतंत्रताएं शामिल थी।
किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1) यानी कि चा में वर्णित संपत्ति का अर्जन, धारण और बयान के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो फर्स्ट है वो क्या है? भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका अर्थ होता है बोलकर, लिखकर, छपाकर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। नोट: भारत में प्रेस और मीडिया को कुछ अलग से अधिकार नहीं दिए गए हैं। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। अनुच्छेद 19 तो फर्स्ट में जो दिया गया था के संबंध में न्यायपालिका द्वारा आए विभिन्न व्यवस्थाएं इस प्रकार से है। ठीक है, मैंने उसको सुधार किया गया। फर्स्ट प्रश्न कि अभिव्यक्ति के अधिकार में अन्य अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थात चुप रहने का अधिकार निहित है या नहीं, है ना। एमेनुअल बनाम केरल राज 1986 के मामले में, जिसे राष्ट्रगान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 19(1) में जो प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार में अभिव्यक्ति नहीं करके अर्थात चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो उसको पूछा गया था इसमें, राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर कार्यालय परिसर में फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदाल 2008 के मामले में दिया। यह भी कहा कि यह अधिकार मूलतः नहीं है, बल्कि उपयुक्त प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड में पूछा गया था इसको, क्या बंद या हड़ताल आदि का आह्वान करना किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक रूप माना जाएगा, माने कि माना जा सकता है। इस प्रश्न से जुड़े कई मामले न्यायालय में आए हैं। एक महत्वपूर्ण मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, बनाम भरत कुमार 1998 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित की राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक है। CPI एंड के दावा था कि अनुच्छेद 19(1) का अंतर्गत दलों द्वारा बंद का उसका मूल अधिकार है। केरल उच्च न्यायालय ने बंद और हड़ताल में अंतर करते हुए निर्धारित किया कि हड़ताल अन्य नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़ गए। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल न्यायालय के निर्णय से सही रूप है। ठीक है, उसको मैंने सही मानता है हमारे न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है केरल की बात में जो उठा था वहाँ पर उसको अपना लिया था। अब बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता इसके बीच में आ जाता है अनुच्छेद 19 के। प्रेस की स्वतंत्रता, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वैसे विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं जैसे अमेरिका तथा कुछ राज्यों में है। ठीक है, भारतीय प्रेस या मीडिया को अनुच्छेद 19(1)(8) धारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है, उसे कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 के मामले में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 19(1) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 90 का सेकेंड को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 2 में वे सभी आधार बताए गए हैं जो अनुच्छेद 19(1) में प्रदत्त अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन आरोप करते हैं। ये सभी आधार निम्नलिखित है। तो क्या है ये सभी अधिकार, चलो देखते हैं।
अनुच्छेद 19 का जो सेकेंड में से जो आपको प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं वो इस प्रकार से है। पहला, राज्य की सुरक्षा। सेकेंड, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। प्रथम, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया। ठीक है। थर्ड, शिष्टाचार या सदाचार। फोर, न्यायालय की आवागमन। पाँचवा नंबर, लोक व्यवस्था। छठा नंबर, मानहानि। 7 नंबर, अपराध उद्दीपन। 8 नंबर, भारत की संप्रभुता और अखंडता। अनुच्छेद 19 का जो 1 में जो खा पॉइंट है वह इस प्रकार से है। शांतिपूर्ण और निर्विरोध सम्मेलन का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 खा में भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सम्मेलन के अधिकार में सभा प्रदर्शन और जुलूस निकालना शामिल है। ठीक है। अनुच्छेद 19 का थर्ड में बताया गया है कि अनुच्छेद 19 का में दिए गए सम्मेलन के अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे 2 आधार है। पहला, लोक व्यवस्था। सेकेंड, भारत की संप्रभुता और अखंडता। ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 का गाँव में संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 1 का गाँव में के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को संगम संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा शामिल किया गया है, जबकि शेष हिस्सा संविधान में आरंभ से है। अनुच्छेद 19 का 4 के तहत संगम या संघ बनाने के स्वतंत्रता पर 3 आधारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहला, लोक व्यवस्था। दूसरा, सदाचार। थर्ड, भारत की संप्रभुता और अखंडता। ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 का घ में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचारणों का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 1 घ में भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार से यह अधिकार देता है कि भारत के किसी भी भाग में बिना किसी बाधा के संचरण, भ्रमण या आवागमन कर सकता है। आवागमन मतलब कि आ जा सकता है किसी भी राज्य में। ठीक है, भारत के नागरिक। अनुच्छेद 19 के 5 में राज्य क्षेत्र में संचारण या भ्रमण की स्वतंत्रता पर 2 आधारों पर निर्बंधन आरोपित करता है। पहला, साधारण जनता के हित में तथा दूसरा जो है किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 का 5 जो है वह भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, मैंने कि आने जाने की और वहाँ पर निवास करने की, वहीं पर बस जाने की, वहीं पर घर लेकर के रह जाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 19 का 1 के 5 भाग में। ठीक है। अनुच्छेद 19 1 के 5 भाग में भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने तथा बसने का अधिकार प्रदान करता है और ऐसा करने के लिए उसे किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि किसी की इजाज़त लेने की आपको आवश्यकता नहीं है कि जिस राज्य में गए तो उस राज्य से हमें उस सरकार से बात करना पड़ेगा, विधायक से बात करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है। इस अनुच्छेद पर निर्बंधन के लिए अनुच्छेद 19(5) के प्रावधान नहीं लागू होते हैं। अनुच्छेद 19 का 1(4) है संपत्ति का अधिकार, अब निरस्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। ठीक है। मूल संविधान में अनुच्छेद 1 का 4 भी विद्यमान था, जिसके द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने का, धारित करने का अधिकार या व्यय करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। किंतु संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 300 के आर्टिकल 300 का बनाया गया नया आर्टिकल 300A अतः स्थापित किया गया तथा उसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। कि संपत्ति का अधिकार अब किस में चला गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 19 का
6, ठीक है, 6 भाग में कोई प्रति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, माने कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ों को कारोबार कर सकती है, व्यापार कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 4 में भारत के हर नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 6 पॉइंट के तहत इसमें 3 निबंधन है। फर्स्ट है साधारण जनता के हित से जुड़े, दूसरा किसी प्रति या व्यापार के लिए तकनीकी आदर्शताएं निर्धारित करना, थर्ड नागरिकों को पूर्णतः या अंततः किसी व्यापार या कारोबार से इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार का नियंत्रण करने के पक्ष में है, ठीक है। इस अनुच्छेद के स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट, व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति जो चाहे व्यवसाय करे, ठीक है। सेकेंड, व्यवसाय की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति किसी भी स्थान पर व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य युक्तियुक्त आधारों पर कुछ स्थानों पर व्यवसाय करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर खेती आप नहीं कर सकते हैं, जहाँ आपको सरकार मना करेगी वहाँ आप खेती नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है राज्य को यह हक है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की यथार्थ निश्चितता कर सकता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 20 का संबंध इस बात से है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके, ठीक है। राज्य जो है मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सके। अनुच्छेद 20 के 3 खंड है और तीनों में इसी से जुड़े 3 संरक्षण दिए गए हैं जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 20 के 1 भूतलक्षी रिस्ट्रोस्पेक्टिव दंडित विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 2 दोहरे दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 3 अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 20 का 1 देखते हैं। भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण का मूल पाठ इस प्रकार है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित किया जा सकता था। अनुच्छेद 20(1) के माध्यम से 2 अधिकार प्राप्त हैं। पहला, यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो और किए जाने के समय वह कार्य विधि द्वारा अपराध के रूप में घोषित ना हो तो बाद में विधि बनाकर उस व्यक्ति द्वारा किए जा चुके कार्य को अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। सरल भाषा में बोला जाए तो इस प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग, कोई कार्य अपराध है या नहीं यह कार्य करने के समय लगाकर विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा, बाद में बनाए गए विधि के अनुसार नहीं, ठीक है। खा दूसरा यह कि कोई आपराधिक कृत्य करने के समय विधि उस कृत्य के लिए जो दंड प्रस्तावित करती है किसी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकेगा, ठीक है। अनुच्छेद 20 का 2 भाग में है दोहरे दंड से संरक्षण। यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभिलेखित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। अनुच्छेद 20 का 1 के तहत उन मामलों में सुरक्षा होती है जिनमें अभियोजन किसी दूसरे मामले में चलाया गया है। यह अनुच्छेद एक ही कृत्य के लिए 2 बार अभियोजन को वर्जित करता है किंतु दूसरे कृत्य के लिए अभियोजन को नहीं रोकता। ऐसा अलग अलग अधिनियमों के आधार पर हो सकता है, एक ही अधिनियम के दो भिन्न धाराओं के आधार पर, ठीक है। अनुच्छेद 20 के 3 में
अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अनुच्छेद 20 के 3 में के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अपराध कबूलने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, परंतु स्वेच्छा से अपने विरुद्ध गवाही दे सकता है। लेकिन ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध पाए गए शारीरिक निबंधन या चिकित्सीय परीक्षा को उसके विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा। क्योंकि आपका माइंड कैसा है यार, सब डॉक्टरी मैंडेटरी सारा कुछ चेक किया जाएगा। ठीक है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मामलों को अपनाने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, जबकि फिंगरप्रिंट और लिखावट को व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 31 में आते हैं। ठीक है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। ध्यातव्य हो कि अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, नागरिक शब्द का नहीं। इसका अर्थ है कि भारतीयों के साथ विदेशियों पर भी लगा होता है। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मूल संबंध ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया व्यवंश से स्पष्ट है कि यदि विधि के अनुसार प्रक्रिया निश्चित की गई है तो उस प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तियों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कार्यपालिका अर्थात सरकार के विरुद्ध ही प्राप्त है, विधायिका या संसद के विरुद्ध नहीं। क्योंकि आप सरकार से कर सकते हैं अपनी गुंजाइश, लेकिन आप विधायक से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। संसद से नहीं कर सकते हैं। संविधान लागू होने के बाद इस वाक्यांश की व्याख्या में हुए परिवर्तन को 2 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण 1975 के पहले का है और दूसरा चरण 1975 के बाद का है। ठीक है। पहला चरण 1975 के पहले में न्यायालय ने इस वाक्यांश की व्याख्या प्रायः ब्रिटिश ढांचे के अनुसार ही की तथा संसद द्वारा बनाई गई विधियों का पुनर्लोचन करने से स्वयं को रोका। के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। द्वितीय चरण किंतु 1975 में इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने जिस तरह से आपातकाल घोषित किया और व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया, संभवतः उसने न्यायालय के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया। इस परिवर्तन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। मेनका गांधी बनाया भारत संघ 1978 के मामले में दिखता है कि जिसमें न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश प्रोसीडर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का समानार्थ घोषित किया और स्पष्ट किया कि न्यायालय व्यक्तियों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों की संवैधानिक पर भी विचार कर सकता है और यदि वह विधि युक्तियुक्त रीजनेबल नहीं है तो उसे खारिज भी कर सकता है। तब से आज तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का यही व्यापक अर्थ लिया जाता रहा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर मेरे चैनल को कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।